नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज इस टेस्ट सीरीज में अपन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित जो अपन महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और ये 40 क्वेश्चन वही हैं जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब अपन बात करें कि ये क्लास किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइब्रेरी के किसी भी प्रकार के एग्जाम हो, चाहे DSS भी हो, पंजाब लाइब्रेरियन हो, बिहार लाइब्रेरियन हो या अन्य किसी भी प्रकार की आपकी लाइब्रेरियन के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलो अपन 40 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित 150 वीडियो हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों के बारे में। तो आज का अपन का पहला ही क्वेश्चन है लाइव सेशन का कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेटकफ हॉल से बेलवेडेर हॉल कब स्थापित कर दिया गया था। यानी कि बात कर रहा है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की, ना कि इंपीरियल लाइब्रेरी की। तो बेलवेडेर हॉल में कब स्थापित कर दिया गया था, तो वो आपका कब कर दिया गया था, सन 1951 में। कब स्थापित कर दिया गया, सन 1951 में। अब पूछ ले कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कब मेटकोफ हॉल में स्थापित किया गया था, तो वो कब किया गया, सन 1844 में। लेकिन बात कर रहा है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की, तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को बेलवेडेर हॉल में स्थापित किया गया सन 1951 को। शीश का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो क्लासिफिकेशन शब्द है, वर्गीकरण, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इस किस भाषा से हुई है, यानी कि लैटिन भाषा के क्लासी शब्द से। लैटिन भाषा के क्लासी शब्द से क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है क्लासिफिकेशन शब्द की। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंकन का शाब्दिक अर्थ है। अंकन है नोटेशन, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अंकन का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, प्रतीक या चिन्ह। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रतीक या चिन्ह। क्या है अंकन का शाब्दिक अर्थ है। अंकन को आपको पता है कि अंकन शुद्ध और मिश्रित दो प्रकार के अंकन होते हैं। इन बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना, अंकन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि मेटाडाटा किस प्रकार का परिभाषित किया गया है। तो मेटाडाटा को अपन किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, अपने सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डाटा अबाउट डाटा। इनकी डाटा अबाउट डाटा। अब अपन बात करें मेटा डाटा के बारे में, तो मेटा डाटा का निर्माण है वो OCLC के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, OCLC के द्वारा किया गया था। और कब किया गया, सन 1995 में। और उसमें कुल तत्व कितने होते हैं मेटा डाटा में, तो आपके कुल कितने तत्व होते हैं, आपके कुल 15 तत्व होते हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि विषय निर्माण की, यानी कि विषय निर्माण की विधि डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कब बनाई गई थी। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा विषय निर्माण की विधियां वो कब बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी सन 1950 में। कब निर्मित की गई थी, सन 1950 में उनका निर्माण किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत, निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। पहला है KM अब्दुल्ला खां। तो KM अब्दुल्ला क्या थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय देख रहे हैं कब से कब तक, सन 1930 से लेकर 1947 तक। तो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। इसके बाद BS केशवन भी क्या रहे हैं, तो ये नेशनल लाइब्रेरी यानी कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय देख रहे हैं सन 1947 से लेकर 61 तक। और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 बार क्या रहे हैं, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि 1970 से 71 तक। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि अगले की हरिनाथ डे वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। इनके असंगत को ही जानना था, तो असंगत हो जाएगा। हरिनाथ डे क्या थे, नेशनल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं थे, जबकि किसके थे, इंपीरियल लाइब्रेरी। किसके, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे सन 1907 से लेकर 1911 तक। इसके बाद आपका हो जाएगा जे एच चोपमैन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जे एच चोपमैन भी क्या थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हरिनाथ डे वाला। हरिनाथ डे नेशनल लाइब्रेरी, हरिनाथ डे क्या थे, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि DDC के किस संस्करण में टेबल की शुरुआत की गई। तो DDC का कौन सा संस्करण था जिसमें टेबल की शुरुआत की गई थी, तो इसका पहले तो बिल्कुल राइट आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14, यानी कि 14 से लेकर 15 कौन कौन से में, 14 से 15 में कुल टेबल की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। इसके बाद बात करें 16 और 17 में टेबल की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। इसके बाद बात करें 18 से लेकर 21 में टेबल की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। और 21 से लेकर 23 में टेबल की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। ये सारा मैटर है वो ऑथेंटिक मैटर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब अपन बात करें कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में आपका पता है संस्करण से स्टार्ट हो गया था, पहले संस्करण से पहले से लेकर 15 तक कुल कितने वॉल्यूम थे, तो एक वॉल्यूम में जारी हुआ था DDC का संस्करण। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना DDC के बारे में
क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तकनीक ने लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत अधिक सटीक और संगत बना दिया है, तो उसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना तकनीक ने क्या बना दिया है, लाइब्रेरी नेटवर्क को बहुत अधिक सटीक बना दिया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर यानी कि ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंक होते हैं, तो इसके कुल कितने अंक होते हैं, आपके कुल अंक होते हैं 8। कितने अंक होते हैं, कुल 8 अंक होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर के। जबकि पूछ ले कि ISBD में, तो ISBD में कुल कितने अंक होते हैं, 13। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ISBD और ISSN में, सॉरी दोस्तों, ISBN में कुल कितने अंक होते हैं, तो आपके होते हैं 13, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। और ISBD होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जो इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद अपन अगले की बात कर लेते हैं। अगला है कि विखंडन शब्द की संज्ञा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो विखंडन शब्द की संज्ञा है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, तो वो आपकी दी गई थी नील मैगनन के द्वारा। नील मैगनन ने बहुत अच्छा कार्य किया था पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि बायोकेमिस्ट्री किस विशेष निर्मित विधि का उदाहरण है, तो बायोकेमिस्ट्री है, आपको पता है विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर S.R. रंगनाथन द्वारा दी गई थी सन 1950 में। तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो किस विधि द्वारा निर्मित किया जाता है, तो वो किस विधि द्वारा निर्मित किया जाता है, विलियन, यानी कि दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना। यानी कि थोड़ा सा आपको बता दें इसके बारे में, दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ना, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो प्लस केमिस्ट्री को आपस में जोड़ना क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री। और ये किस विधि द्वारा निर्मित किया जाता है, तो विलियन। अपन किसी भी पदार्थ को दो जगह मिलाते हैं तो वो क्या होता है, विलियन। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण है, विलियन। इसके बाद बात कर लेते हैं कि वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाला क्या कहलाता है, किसी भी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है ये कौन, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका ये 19 सितंबर की एग्जाम हुई थी राजस्थान लाइब्रेरी में, उसमें पूछा गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्गाचार्य कहलाता है। व्याकरणाचार्य नहीं कहलाता, वर्गाचार्य कहलाता है कोई भी वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करने वाला। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत उपस्कर लेने का प्रावधान किस राज्य में नहीं है। पहले तो सबसे पहले इस नहीं का ध्यान रखना, नहीं है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से राज्य में पुस्तकालय उपस्कर का प्रावधान नहीं है, तो महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र सन 1967, कौन सा, महाराष्ट्र सन 1967 में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में पुस्तकालय अधिनियम में पारित हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं, कर्नाटक में भी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रावधान है। इसके बाद केरल में भी है और हरियाणा में भी क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय उपस्कर लेने का प्रावधान है। इसके बाद बात कर लेंगे चॉइस का प्रकाशन कौन करता है, तो चॉइस का आपका प्रकाशन कौन करता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन क्या करता है, चॉइस का प्रकाशन करता है। इसके बाद बात कर ले अगले क्वेश्चन की कि नेशनल फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी वीक अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है ALA के द्वारा। किसके द्वारा, ALA के द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और अमेरिका में लाइब्रेरी वीक की शुरुआत कब की गई, तो वो की गई थी सन 1958 में। थोड़ा ध्यान रखना, भारत में लाइब्रेरी वीक की शुरुआत कब की गई, तो भारत में 14 से लेकर 20 नवंबर 14 से लेकर 20 नवंबर सन 1968 में शुरू किया गया था लाइब्रेरी वीक ILA के द्वारा, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि DRTC एक है, तो DRTC क्या है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर क्या है, जिसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1962 में हुई थी। तो इसकी ये क्या है, एक तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये क्या है, एक प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है, कि प्रशिक्षण केंद्र है। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से इंसडोक का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इंसडोक के कुल 4 क्षेत्रीय कार्यालय, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई क्या है, इंसडोक का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इंसडोक का बना सन 1952 में। इसके बाद बात कर लें कि इंसडोक प्लस निस्कॉम को जोड़कर क्या बना दिया गया था, 30 सितंबर सन 2002 को निस्केर। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, इस बार पूछी जाती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि द पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन PLA इसका एक ब्लॉक है, यानी कि किसका एक ब्लॉक है। यहाँ पे क्या जाएगा, किसका एक ब्लॉक है, तो ये किसका एक ब्लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का क्या है, PLA एक ब्लॉक है, जिसकी स्थापना सन 1944 में की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि SLIB का नाम एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कब कर दिया गया था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब कर दिया गया था, सन 1984 में इसका नाम कर दिया गया था। स्थापना इसकी कब हुई थी, SLIB की, तो आपकी हुई थी सन 1924 में। पहले इसका नाम था एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो था, जिसको मैनेजमेंट कर दिया गया सन 1984 में। इसके बाद
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर हमारी धरोहर, ये किसकी टैगलाइन है? तो ये आपकी किसकी टैगलाइन है? ये यूनेस्को की टैगलाइन है, यानी कि विश्व धरोहर हमारी धरोहर। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अपुप्पा में पाठक की सब्जेक्ट अभिरुचि का सब्जेक्ट कौन सा है? यानी कि अपुप्पा है जो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, ये किससे संबंधित है? ये आपका वर्गीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका वर्गीकरण से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे सूत्र को क्या है? समर्पित है। तो इसकी बात कर लेते हैं कि ये जो सबसे अभिरुचि का कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? तो यू में सबसे ज़्यादा अभिरुचि लेते हैं पाठक। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क की मैक्सिमम अवधि क्या होती है? यानी कि ट्रेडमार्क जो अधिनियम है इसकी मैक्सिमम अवधि क्या होती है? तो ट्रेडमार्क जो अधिनियम है कब बना था? सन 1999 में। कब बना? सन 1999 में। और जिसका मुख्यालय आपको बताना है कमेंट करके कि जिसका मुख्यालय कहाँ पे है। ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट तीनों का आपको मुख्यालय बताना है। इसकी मैक्सिमम अवधि यानी कि अधिकतम अवधि कितनी है? तो अधिकतम अवधि कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। अब बात कर ले पेटेंट सन 1970, तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका क्या मुख्यालय है और इसकी अधिकतम अवधि क्या होती है? 20 वर्ष। और पेटेंट की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष। इसके बाद अपन कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट की भारत में कितनी है? लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक। विश्व में कितनी है? तो 50 वर्ष तक। यदि लेखक भारत और विश्व में दोनों में एक ही हो तो उसकी कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष तक कॉपीराइट सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय नेटवर्क पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र पर जोर देता है? तो पुस्तकालय नेटवर्क पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र पर जोर देता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचम नियम, यानी कि 5वां सूत्र। यदि कोई क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपका वीडियो जो कमेंट होगा उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो सिद्धांत थे उनका सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था आपका इसी रिचर्डसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? इसी रिचर्डसन। इस व्यक्ति का थोड़ा सा नाम ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी रिचर्डसन के द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। अगला कि पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की थी? तो पुस्तकालय अध्यक्ष के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान की थी आपकी किसने? माइकल गोरमैन ने। क्या नाम है? माइकल गोरमैन ने इसकी पहचान की थी। थोड़ा सा देखो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नाम में, लेकिन यही नाम है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? कि ये नहीं पूछ रहा कि सूचना शब्द का प्रयोग पुस्तकालय के साथ यानी कि लाइब्रेरी साइंस के साथ कब किया गया। ये पूछ रहा है कि सूचना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। तो वो कब किया गया था? वो किया गया सन 1959 में। लेकिन बात कर ले सूचना शब्द का प्रयोग लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी साइंस शब्द के साथ इंफॉर्मेशन शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो किया गया सन 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के साथ। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना कि पूछ क्या रहा है। सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है। इसके बाद आपसे दो इसी में क्वेश्चन है कि सूचना शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है? कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रंथपरक संयोजक पद को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जो ग्रंथपरक संयोजक जो ये शब्द है वो किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? MM केसलर के द्वारा। किसके द्वारा? MM केसलर के द्वारा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि DDC के दूसरे संस्करण में कुल पृष्ठों की संख्या थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पहला संस्करण और दूसरा संस्करण, तो थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे संस्करण में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी थी? तो आपकी कितनी थी? 314। इसके बाद बात कर ले फर्स्ट में कितनी थी? तो फर्स्ट में 44 थी, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान रखना। थर्ड में कितनी थी? तो थर्ड में 416 थी। इस प्रकार से थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखना। अगला है कि भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी स्थापना सन 1933 में हुई थी, जिसका प्रमुख कार्यालय है, तो जिसका प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली यानी कि मुखर्जी नगर नई दिल्ली में इसका क्या है? प्रधान कार्यालय है। इसके बाद बात कर ले कि ओशो लाइब्रेरी किस जिले में स्थित है? तो ओशो लाइब्रेरी है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है ओशो लाइब्रेरी। इसके बाद बात कर लें कि RRRF की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 22 मई सन 1972 को की गई थी, ये किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लें। किसने कहा था कि लाइब्रेरियनशिप एक पेशा नहीं है? किसने कहा था कि लाइब्रेरियनशिप एक पेशा नहीं है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोडेन मून। यानी कि कई जगह मेडेन मून लिखा होता है, कई जगह मुडेन मून लिखा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है वो सारे पूछे गए हैं, लगभग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन मैंने थोड़े से इनके कठिन बना दिए, पहले सरल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है और प्रोफेसर के समान पद और सेवा के
समान माना जाना चाहिए, इस आयोग के द्वारा कहा गया था। यानी कि ये बात है वो किस आयोग के द्वारा की गई थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, राधाकृष्ण आयोग। क्या हो जाएगा, राधाकृष्ण आयोग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन कि किस आयोग के तहत पुस्तकालय में प्रति छात्र 25 रुपये तथा प्रति अध्यापक 300 रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यानी कि ये सारी बात तो आयोग में कही गई थी। तो ये किस आयोग के तहत की गई थी, तो ये की गई थी आपके राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के बारे में। आयोग से, पंचवर्षीय योजना से और कथन से, इन तीनों से आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज क्वेश्चन ऐड किए। इनसे पहले जो कल वीडियो डाला था उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी बातों का अपने विवरण शामिल किया है। इसके बाद बात करें कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में किसके द्वारा किया गया था, तो आपका किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का। जबकि लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था मार्टिन स्टेथीजेंगर के द्वारा। सन 1908 में इनकी एक पुस्तक आई थी उसमें। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी किसके दिन कार्य करता है। तो खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो कहाँ पे है, पटना बिहार में है, ये किसके दिन कार्य करता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के दिन कार्य करता है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो जिसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर सन 1891 में। थोड़ा सा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में पटना या बिहार से जो स्टूडेंट बिहार लाइब्रेरी के एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो इसमें हमेशा पूछे जाएंगे आपके पटना से, बिहार इस खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी से। अगले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों की उनकी स्थापना के अनुसार क्या कीजिए, सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4 ऑप्शन और भी दिए गए, इनमें देख सकते हैं आप, इनमें व्यवस्थित कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो आप रोक कर इनको सन याद करके कर सकते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पश्चिम बंगाल, मद्रास, उसके बाद पंजाब, उसके बाद केरल। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसका थोड़ा ध्यान रख लेना कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। कौन सा, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आयोग के तहत कुल बजट के 6.5% बजट का पुस्तकालय के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इनकी जो भी कुल बजट बनेगा उसमें से 6.5% बजट है वो पुस्तकालय में खर्च किया जाना चाहिए। तो ये किसके आयोग के तहत, ये कोठियारी आयोग के तहत प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है अगला अपना क्वेश्चन है कि सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी किस एक्ट के तहत प्राप्त होने वाली पुस्तकों की बिब्लियोग्राफी तैयार करता है। तो ये किस एक्ट के तहत तैयार करता है, या अपन बात कर लें कि कौन सा अधिनियम बनाया गया है, तो वो आपका कौन सा अधिनियम है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट सन 1954। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत क्या करता है, सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी पुस्तकें प्राप्त करता है। यानी कि क्या है, डेपोसिटरी पुस्तकालय है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि सीआरएल किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सीआरएल की, सेंटर रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। किसने की थी, तो आपकी की थी बीएस केशवन ने। बीएस केशवन ने, उस समय क्या थे, बीएस केशवन क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो आज के अपने 40 क्वेश्चन किए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।